नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। यूपी में भगवाधारी आएंगे या फिर अखिलेश यादव? यूपी में लाल रंग लहराएंगे या फिर भगवा फहराया जाएगा, या इसी सियासी समर का नतीजा कुछ और होगा? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग को लेकर बस कुछ घंटे अब शेष रह गए हैं। वोटिंग से पहले सभी पार्टियों ने 2022 से 27 के लिए सीएम की कुर्सी का अपना दावा भी ठोक दिया है। अमित शाह जहां 300 प्लस सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश ने 400 पार का ऐलान कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी मजबूत लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही राम मंदिर को अपने शासन की यूएसपी बता रही है, इधर अखिलेश का तर्कश भी औजारों से भरा हुआ है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव योगी सरकार की कमियों और नाकामियों को चुन चुन कर गिना रहे हैं और अखिलेश के पास मुस्लिम अस्मिता का प्रश्न है, किसानों की दुश्वारियां हैं, बेरोजगारों की नौकरी का सवाल है। तो कांग्रेस और बीएसपी भी अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं। पार्टियों के दावे पर जनता का कितना प्यार मिलता है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। 10 मार्च को साफ हो जाएगा कि यूपी में फिर कमल खिलेगा या 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश का नारा बुलंद होगा। पार्टियों के दावों पर आज अपने खास कार्यक्रम 5 का प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले नेताओं के ये दावों को सुनिए। ये भीड़ देखकर मैं कहता हूं, अखिलेश बाबू कितना ऊपर नीचे हो लो, इस बार भाजपा की 300 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनने वाली है। बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? मित्रों, मैं बोलूंगा, अब की बार आप बोलोगे 300, बोलोगे तो बोलिए अब की बार, अब की बार, अब की बार। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं। इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। लोगों ने कम सीट के लिए नारा लगाया, लेकिन इस बार समाजवादियों ने लगाया है और उसमें डॉक्टर चौहान, संजय सिंह चौहान जी, महान दल और दल भी मिलकर के हम लोगों का प्रयास होगा जनता को साथ लेकर के, क्योंकि जनता में इतनी नाराजगी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जनता एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखना नहीं चाहती। हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। इसके साथ ही यहां सन 2007 की तरह फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक बघेल जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से। अंशु अवस्थी जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। पुष्पेंद्र यादव और समाजवादी पार्टी से नेता हैं। और साथ ही हमारे साथ में नेता जुड़े हुए हैं अजीत सिंह कुशवाहा जन अधिकार पार्टी से, और साथ ही रवि पाराशर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत स्वागत है। शुरुआत रवि जी आपके साथ में करूंगी कि यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो उत्तर प्रदेश में जीत का दावा कर रही है, लेकिन आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि मौजूदा स्थिति में क्या कुछ कहता है सियासी गणित? देखिए अमनदीप जी, कोई भी चुनाव एक जैसा नहीं होता, एक जैसे मसलों पे नहीं लड़े जाते। 2017 की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसा आपने बताया कि 10 फरवरी को पहले चरण के वोट डाले जाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसके लिए पहले चरण के लिए कल चुनाव प्रचार थम जाएगा और 14 फरवरी को जो चुनाव होना है उसके लिए 12 फरवरी की शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी में ये जो 2 पहले चरण हैं, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की झोली में बहुत कुछ डाला था
और जो बहुमत पूरे प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुआ उसके लिए एक तरह से गेट हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मान लेते हैं। लेकिन पिछली बार के मुकाबले इस बार के जो हालात हैं उनका अगर हम क्लोजली थोड़ा सा ध्यान से अध्ययन करें तो पहले कैराना का पलायन का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फलदायी साबित हुआ। मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से किसानों और मुस्लिम वोटरों के बीच में जो एक डिस्टेंस थी, जो तनाव था, जो दूरी थी, उसने भी भारतीय जनता पार्टी की झोली खचाखच लबालब भरने में काफी मदद की। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से वो जो एक कैराना कार्ड या मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर में जो हिंसा हुई उसकी वजह से जो खाई पैदा हुई थी वो थोड़ी सी नैरो हुई है, थोड़ी सिकुड़ी है। उसको पाटने में किसान आंदोलन ने एक अहम भूमिका अदा की है। अब ऐसे में और पिछली बार का अगर हम वोट प्रतिशत भी देख लें तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 41% वोट मिले थे और 51 सीटें मिली थी इन 2 चरणों की अगर हम बात करें। और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी को 22% सीट मिली थी, वोट मिले थे और 15 के आसपास विधानसभा सीटें मिली थी। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित वोटों की भी संख्या काफी ज्यादा है, जाट मतदाताओं की संख्या भी काफी ज्यादा है, लेकिन 32% मुस्लिम मतदाता हैं जो बहुत ज्यादा डिसाइसिव साबित रहने वाले हैं। और 2017 में बहुजन समाज पार्टी को 21% यानी समाजवादी पार्टी से 1% कम वोट पड़ा था, लेकिन सीटों में बहुत फर्क आ गया था। केवल 1 सीट मायावती जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जीत पाई थी। तो अब इस बार मौजूदा स्थितियों को देखें तो बहुजन समाज पार्टी ने सर्वाधिक 14 इन 2 चरणों के लिए मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। दूसरे नंबर पर आती है समाजवादी पार्टी, जिसका गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल से है। उन्होंने 10 सीटों पर इस क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। अगर मुस्लिम बनाम मुस्लिम उम्मीदवारों की ताकत का शक्ति परीक्षण हो गया तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। यानी गठबंधन का लाभ समाजवादी पार्टी को भले मिले, वोट परसेंट समाजवादी पार्टी गठबंधन का बढ़ेगा जरूर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सीटों का क्या रहता है, और अगर कैराना कार्ड पलायन का जो कार्ड है वो फिर से अगर चल गया तो तब तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को इस क्षेत्र में दोहराए। अदरवाइज अभी कुछ थोड़ा सा अगर मगर के साथ हम ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला इन 2 चरणों में होने जा रहा है। ठीक है, तो पहले के मुकाबले इस बार जो इलेक्शन होगा विधानसभा, वो बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा, इसे कहा जा सकता है। और साथ ही हमारे साथ में दीपक बघेल जी जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। दीपक जी, आप बताइए कि 2017 में तो जनता ने भरोसा जताया और पश्चिम यूपी में तो आपको काफी हद तक क्लीन स्वीप भी कहा जाए बाकी पार्टियों के लिए तो वो भी खैर गलत नहीं होगा, लेकिन इस बार उसी पश्चिम यूपी में नाराजगी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। कोशिश जरूर की गई है आपकी पार्टी की तरफ से, लेकिन फिर भी किसान भी नाराज है और जाटलैंड उसे कहा जाता है, जाटों में भी नाराजगी बरकरार है। तो कैसे पार पा पाएगी बीजेपी? और साथ ही बीजेपी लगातार 300 प्लस सीटों का दावा तो कर रही है, लेकिन जीत का आधार क्या होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से अमनदीप जी भारतीय जनता पार्टी ने जात और जमात की जो राजनीति थी जिसको समाप्त करने का काम किया, और उसके बाद में जो मतदाता का जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी में के प्रति आया है वो आपको स्पष्ट रूप से 17 के चुनाव में भी नजर आता है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी गठबंधन हुआ 2019 के अंदर, जिसको बहुत बड़ी सोशल इंजीनियरिंग कहा गया, और उसके बाद भी कहा गया कि नहीं ये उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल देगा, राजनीति का नक्शा बदल देगा, पर उसके बाद भी रिजल्ट क्या आते हैं वो सबने देखे हैं। तो उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पर जो जिस प्रकार से लोगों का भरोसा चलता जा रहा है, तो आज वही अन्य पार्टियों पर से उठ भी रहा है। तो आज उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से नकार दिया है। कारण सबके सामने स्पष्ट है, जिस प्रकार से अन्य पार्टियां चाहे बलवाइयों को, गैंगस्टरों को, हत्यारों को, इस प्रकार के लोगों को जब ये टिकट देते हैं तो लोगों के अंदर उनके खिलाफ एक भरोसा उठता है कि ये लोग केवल और केवल भ्रष्टाचारी को और इन्हीं के साथ में है, गैंगस्टरों के साथ में है। जबकि भारतीय जनता पार्टी एक स्वच्छ राजनीति करने वाली एक पार्टी है जो कि केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास करना चाहती है। आज रही बात पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की, तो आज किसानों के लिए अगर सबसे ज्यादा काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अगर तो फिर नाराजगी क्यों थी? फिर आंदोलन क्यों हुआ किसानों देखिए को लेकर?
आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, बताइए आंदोलन क्यों हुआ, क्यों थे नाराज किसान? आप कह दीजिएगा कि वो किसान नहीं थे। जी देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग सरकारों से नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? लोग सरकारों से कहते हैं, सरकारें उनकी वादा पूरा करती है। हमने पहले भी किया था और आज भी कर रहे हैं, लगातार करते रहेंगे। हम किसानों के हित के लिए संकल्पित हैं और लगातार काम करते रहेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हमने हमारी सरकार गठन हुई, हमने सबसे पहले 46 लाख किसानों का 37,000 करोड़ माफ। लेकिन दीपक जी, विकास को लेकर आप लोग बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है। कल तो पीएम ये भी कह रहे थे कि 2017 से ही विकास की शुरुआत हो गई थी उत्तर प्रदेश पे। जब विकास पर आप लोगों को इतना भरोसा था तो फिर इस तरह की बयानबाजी अब क्यों नेताओं के सामने आने लगी है? गर्मी को लेकर, चर्बी को लेकर, क्यों? क्या अब विकास से भरोसा उठने लगा है बीजेपी का? अमनदीप जी, भारतीय जनता पार्टी का किसी भी विकास से भरोसा नहीं उठता। वहां पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट एजेंडे के साथ जा रही है। सुशासन, राष्ट्रवाद और विकास के साथ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव के अंदर जा रही है और ये स्पष्ट है। पर जिस प्रकार से चाहे आदिल चौधरी हो, चाहे नाहिद हसन हो, ये लोग सांप्रदायिक रूप से अपने बयान देते हैं और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। अगर राजनीति के अंदर गन्ना की बात हम कर रहे थे, गन्ना की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी। ऐसे नेता जब लगातार बोलते कि इन लोगों से सामान, तो गन्ने की तो अभी भी मांग बरकरार है, गन्ने की मूल्य को लेकर तो अभी भी मांग बरकरार है। उसी दिन अमित शाह गए थे तो कई सारे जाट संगठनों ने उनसे मुलाकात की और मांग रखी। 5 साल तो बीत चुके हैं, मांगे कहाँ हुई है पूरी अभी? जी अमनदीप जी, देखिए हमने पहले भी ठीक किया, 2 बार गन्ने का मूल्य बढ़ाया हमारी सरकार के अंदर। अभी उसके बाद में अब अगली सरकार आएगी तो उसमें भी काम किया जाएगा। आज गन्ने का उचित मूल्य किसानों तक पहुंचता है। ठीक है, तो जो काम रह गए थे वो आने वाली सरकार में पूरे किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए पुष्पेंद्र यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र जी, अब देखिए 5 साल के विकास कार्य को लेकर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव तो 400 पार का नारा दे रहे हैं और ये नारा कैसे साकार होगा? कैसे भरोसा दिलाएगी समाजवादी पार्टी और क्या कुछ एजेंडे रहेंगे? अब देखिए मैम, पहले तो मैं अभी दीपक भाई कह रहे थे कि हम इन लोगों ने बदमाशों को, गुंडों को, क्रिमिनल को टिकट नहीं दिए हैं। पहले जो इनके विधायक हैं, पहले एक बार देख ले, उनमें से भी कम 30% ऐसे विधायक हैं जिन पे मुकदमे अब भी चल रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात नहीं है, मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा, मेरे पास लिस्ट भी है। दूसरी बात, अब आते हैं चुनाव की बात पे। अगर मैं बात ना पूरी यूपी की ना करके फिलहाल पश्चिम की करूं, क्योंकि पश्चिम में चुनाव है पहले और दूसरे चरण में। तो पश्चिमी, अभी आपने कहा कि पश्चिम में किसान आपसे नाराज़ नहीं है, आपने कहा कि हमने गन्ने की समस्या को समाधान कर दिया है। गन्ने की समस्या इतनी है, आप इधर चले जाइए, जितना भी मेरठ जाएंगे, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सारे में अब तक भी 2-2 साल की, 3-3 साल की किसानों की गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है। उसकी नाराज़गी आपसे दूर नहीं है, दूर इतनी नाराज़गी आपने दूर करी है कि आपके नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ियां फोड़ी जा रही हैं, उनको भगा दिया जा रहा है। डिप्टी सीएम जी को भी उनके क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जा रहा है। और बात रही किसानों की, अगर आपको किसानों की इतनी चिंता थी तो 1 साल तक आपने किसानों को गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पे क्यों बैठाया था? क्या उनकी शहादत लेने का आपका मन था? क्या आप इंतजार कर रहे थे कि ये कहाँ तक, कितने मरने की क्षमता इनमें है, कितने शहीद होने की क्षमता इनमें है? आप लोगों ने सिर्फ गुमराह किया और जब आपको ये लगा कि अब जनता समझ चुकी है और आपके पैरों के नीचे ज़मीन निकल रही है, तब जाके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वापस लिया। वापस नहीं लिया, वो भी आपने सिर्फ जुमला ही दिया है। चुनाव के बाद फिर ये आप थोपने वाले हैं। और दूसरी बात रही है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्राइम का रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ जहाँ आप नोएडा की बात करें, जहाँ 10 तारीख को ही वोट पड़नी है, यहाँ के विधायक जी को शायद गांव के और यहाँ के सेक्टर वासियों ने देखने के लिए भी पूरे 5 साल कम पड़ गए उनके लिए। नंबर तक उनका लोगों पे नहीं है। दूसरी बात, आप बात करें अपने आप काम की, मुझे आप अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 काम गिनवा दीजिए कि जो आपने 5 साल में करे हों। अगर आप न गिनवा पाएँ तो मैं आपके गिनवा दूँ जिन 5 को आपने हमारा फीता काटा है। तो आप कृपया करके अपना बखान बंद करिए और जनता का मन, जनता का मूड जो है इस बार आपको साफ करने का है। और आने वाली 10 तारीख को पहले चरण के बाद और 10 मार्च को जब रिजल्ट आप देखेंगे तो आपको शायद यूपी से भागने के अलावा दूसरा कोई काम नजर नहीं आएगा। आप लोगों ने जो लूटा है ना, उस लूट खसोट का ये अंत है। कांट की हारी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार आपने बहका के, फुसला के और अपना जुमलेबाजी कर कर जो आपने ये मुकाम पाया है, उसको आप दोबारा नहीं पा पाएंगे। शायद मुख्यमंत्री जी को अगर उन्होंने क्या होता अपना विकास, तो उनको सीट के लिए इधर उधर ना झांकना पड़ता, कभी कहीं कभी कहीं। तो विकास
जो आप कह रहे हैं कहाँ वो विकास दिख रहा है? लगता है विकास कहीं 5 साल इधर उधर घूमता है और हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। चाहे तो आप हाथरस कांड ले लीजिए, चाहे आप किसान के ऊपर गाड़ी चलाने का कांड ले लीजिए, व्यापारी को मारने का कांड ले लीजिए। लगता है आप लोग इसी को विकास कहते हैं, तो हाँ आपने विकास किया है। अगर आप इसी को विकास कहते हैं तो आपने विकास किया है। विकास किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, आगरा और लखनऊ वाला एक्सप्रेस बनाकर, 18 वाला एडमिट बनाकर, लखनऊ में मेट्रो बनाकर, उसे विकास कहते हैं। विकास इसको नहीं कहते हैं कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में ये हालत है, व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते, हमारी बहन बेटियां घूम नहीं सकती, ये विकास नहीं है। विकास की परिभाषा को बदलो, आप अपने जो विकास की परिभाषा उसको बदल लीजिए। उत्तर प्रदेश। दीपक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 5 कामों का आपने यहाँ पर जिक्र किया, जवाब लूंगी मैं आपसे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस से हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़े हुए हैं अंशु अवस्थी जी। अवस्थी जी आपका रुख करूंगी। बीजेपी और समाजवादी पार्टी को तो हम देख ही रहे हैं कि काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार वाकई में विकास के दावों की बात कर रही है। जो भी मुद्दे उठाए गए हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो राजनीति अब तक सिर्फ जातियों पर आधार रही है, क्या इस बार विकास का जो एजेंडा है कांग्रेस का, उस पर भरोसा करेगी? बिल्कुल, जनता मुद्दों पर वोट देने जा रही है और उन मुद्दों को अगर किसी ने उठाया तो कांग्रेस पार्टी ने, चाहे नौजवानों की समस्या हो, किसानों की हो, या कोरोना काल में लोगों की मदद करने की बात हो, या उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो, किसने उठाया? कांग्रेस के अलावा तो कोई नहीं उठा रहा था। सब जाति और धर्म की सेटिंग में लगे थे। जनता ये समझती है कि राजनीतिक दलों का काम जनता के हितों में बात करना, उनकी आवाज उठाना है, ना कि जाति और धर्म की राजनीति करना है। अरे साहब, ये जाति और धर्म की राजनीति छोड़ दीजिए। ये कम से कम आप उन लोगों के जिम्मे छोड़िए जो साधु संतों का काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के नौजवानों को जब वो रोजगार मांगते, जिनसे वादा किया था 70 लाख नौकरियां देंगे, तो उन्हें लाठियों से पीटने का काम करती है। किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हैं, हथियारे को बचाते हैं। महिलाओं के साथ क्या अत्याचार हुआ उत्तर प्रदेश में सभी ने देखा। आधी रात में बेटियों को जलाया गया। ये प्रदेश का नौजवान भूला नहीं है। और आप याद करिए, भाजपा के मंत्री थे राधा मोहन सिंह, कह रहे थे किसान तो आत्महत्या इसलिए करते हैं कि टीवी पर डिबेट हो। क्या कोई अपनी जान टीवी पर डिबेट के लिए देता है? अरे आपने किसानों को इतनी बदहाली कर दी है, पूरे प्रदेश के लोगों पर इतनी महंगाई थोप दी है। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल सस्ता है, तब आप लोगों को 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं। देखिए, आप कहते थे कि तेल पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे ही चुनाव हारे, उनके क्षेत्र में जैसे ही भाजपा हारी, उपचुनाव कांग्रेस जीती, तुरंत 10 रुपए घटा दिए। तो इससे जनता को ये पता चल गया है, यदि भाजपा को आपको हरा के ही महंगाई कम कर सकते हैं, उससे पहले कोई रास्ता नहीं है। अगर महंगाई कम करनी है तो भाजपा को हराना ही होगा। और उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिज्ञाएं ली है नौजवानों के लिए। हमने प्रतिज्ञा की है किसानों के लिए 400 रुपए कुंटल धान, 400 रुपए कुंटल गन्ना, 25 रुपए कुंटल धान और गेहूं। और हम छत्तीसगढ़ में इस तरीके से खरीद भी रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश में भी खरीदेंगे। हम जनता के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राजनीति जनता के मुद्दों पर हो, जिसमें भाजपा हर मोर्चे पर विफल है। ठीक है, अजीत जी आपका रुख करूंगी कि जीत का दावा तो आपकी पार्टी भी कर रही है, क्या कुछ आधार होगा? मोर्चा अभी बनी है। 75 सालों में बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हक और हिस्सा नहीं मिला है। उन्हीं को हक और हिस्सा दिलाने के लिए असुद्दीन ओवैसी साहब और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मिलकर के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है और बना करके बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों को हक और हिस्सा देने की लड़ाई चल रही है। और इसी बात पर जो है ये तय हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जनसंख्या के आधार पर सबको हक और हिस्सा दे दिया जाए तो समाज का बेहतर विकास होगा, बराबर रूप से विकास होगा। और इसी मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चले हैं और 10 तारीख को जो मतदान होगा उसमें भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों का सुपड़ा साफ होगा। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एक नया रिजल्ट देने का काम करेगी 10 मार्च को। तो सब लोग उस बात को सोच नहीं पाएंगे जो रिजल्ट आएगा। ठीक है,
रवि पराशर तो जी, बात पूरी कीजिए। किसान जो है पूरे किसान पूरे साल परेशान रहा, 5 साल जब तक बीजेपी की सरकार रही। और उसकी फसल, एक तो मेहनत से फसल उगाता है, महंगा खाद बिजली पानी उपयोग करता है, और पशु जो है उसको चर जाते हैं, तो वो कैसे अपना जीवन चलाए। और उसके बाद भी नया कृषि कानून ला करके भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खिलाफ काम किया। 1 साल किसान जो है आंदोलन करता रहा, और यदि कानून सही था तो भाजपा ने किसान कानून क्यों वापस ले लिया। जब चुनाव का मौका आता है तो सारी चीजें याद आने लगती हैं, और 1 साल पहले जो है ये बात नहीं याद आई कि नहीं कृषि कानून में कोई न कोई जोल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो किसान अभी याद रखे है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान ठीक ढंग से याद रखे है, और वो जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है वोट करेगा। 5 साल पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, वह सरकार भी उसी हालत में थी। उस सरकार में भी जो है किसानों की जो है अनदेखी की गई, गन्ना मूल्य का बकाया नहीं पूरा किया गया, अत्याचार जो है उसके खिलाफ भी चलता रहा, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं रही, गुंडा राज था। 5 साल पहले वाली सरकार में भी वही था, और वही सेम टू सेम जो है ये 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो जनता इन सारे चीजों को देख रही है, देख करके उसने इस बार नया प्रयोग करने का मन बनाया है, भागीदारी संकल्प मोर्चा को जिताने का मन बनाया। ठीक है, तो ये 10 मार्च को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन पुष्पेंद्र जी यहाँ पर जवाब देना चाह रहे थे, जल्दी से अपना जवाब पूरा कीजिएगा। भैया सर ने कहा कि 5 साल पहले सरकार किसानों के लिए जितना काम समाजवादी पार्टी ने करा शायद किसी ने नहीं किया हो। हम लोगों ने उनका ऋण माफ किया, हम लोगों ने बिजली फ्री दी, हम लोगों ने सिंचाई के लिए पूरे 5 साल एक भी पैसा हमने उनकी सिंचाई का बिल का नहीं लिया। और दूसरी बात, जितने भी पूरे उत्तर प्रदेश में किसान थे उनके लिए अलग से मुआवजा दिया गया जब अगर फसल में कुछ हानि हुई। दूसरी बात, आपने कहा गुंडाराज, सुनिए आप सर, बहुत अच्छा आपने काम आपको किया। मैं ऑन रिकॉर्ड दिखाता हूँ सर, मैं बातें वैसे नहीं करता हूँ। आपने कहा गुंडाराज की, आप सुनिए, ओबीसी जी तो ऑलरेडी बीजेपी की पार्ट 2 हैं, ये पूरे भारत में सब लोग जानते हैं। जब बीजेपी को फायदा पहुंचाना होता है तो ओबीसी को आगे चल दिया जाता है। क्या एनसीआरबी की रिपोर्ट को भी नकार दीजिएगा? यूपी और बिहार तो तब भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 है। 15 साल तक मौका दिया ना जनता ने आपको। और रही बात किसानों की, आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, तो अगर वाकई में विकास को लेकर आप यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं तो जनता ने क्यों नकार दिया फिर आपकी पार्टी को? कुछ जुमलेबाजी, कुछ लोगों का गुमराह करना होता है। जब स्टार्टिंग में जब कोई नया झूठ को ज्यादा बोला जाता है तो आदमी उसको सच मान के गुमराह होता है। उसी गुमराहपन में आके लोगों ने वोट करा, जिसमें कि 17 महीने की सरकार बनी, उनका खामियाजा भुगतना पड़ा, कि शिक्षक भर्ती में भुगतना पड़ा। आज तक जो बेरोजगार हमारे जो भाई जो घूम रहे हैं उनको भुगतना पड़ा। आज तक बताइए ना कितनी आपने नौकरी हमें दी हैं। अगर वो गलती ना होती तो शायद आज हमारे उत्तर प्रदेश में ये नौबत नहीं आती कि हम लोग पेपर भी नहीं करा पा रहे, नौकरी भी नहीं दे पा रहे, बेरोजगार लोगों को कर दिया आपने। वो जो गंगा की लाशें थी ना, जो गंगा में लाशें बही थी, वो नौबत नहीं आती। सवाल लूंगी दीपक जी से, लेकिन रवि पराशर जी को जल्दी जाना है। रवि पराशर जी, जैसे कि इससे पहले आपने टिकट की बात कही कि पहले 2017 में हमने देखा कि जहां पर बसपा और सपा ने मुस्लिम प्रत्याशी, मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था, वहां पर हिंदू कैंडिडेट उतारा गया था, वहां बीजेपी को जीत भी दी गई। लेकिन इस बार टिकट में कुछ बदलाव किया गया है, जहां पर मुस्लिम बाहुल्य इलाका है वहां पर मुस्लिम को ही कैंडिडेट बनाया गया है। तो इसका फायदा क्या वाकई में बीजेपी को मिल सकता है? और किसानों को लेकर जो रुख है वो अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पश्चिम यूपी को मनाने की कोशिश तो की जा रही है बीजेपी की तरफ से, लेकिन अभी भी किसानों की नाराजगी बरकरार है। तो इसका फायदा किस पार्टी को मिल सकता है? देखिए अमनदीप जी, हमारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं कितना ही इस बात पर जोर दें, इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी की जनता उत्तर प्रदेश की अब इतनी सयानी हो गई है कि वो विकास और केवल विकास के मुद्दे पर वोट देने जा रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी
देश में इतनी जागरूकता आई है। विकास की बातें केवल टीवी डिबेट्स में और जो प्रचार सभाएं होती हैं उनमें तो भले ही वो मुद्दा रहता है, लेकिन वोट जो है आखिरी तौर पर डेमोग्राफिक के आधार पर ही मुझे लगता है पड़ता है। और इसकी वजह साफ आप देख लीजिए, टिकट बंटवारे में साफ डेमोक्रेटिक कहां कितनी किसकी आबादी है। सारी पार्टियां, भारतीय मुस्लिम मतदाता जहां ज्यादा है वहां पर समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने, जिसको नेक टू नेक माना जा रहा है, मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी जो ब्राह्मणों को इस बार लीड दे रही थी, उसने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 14 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। तो अब और जहां तक किसानों की नाराजगी की बात है, देखिए आखिरी समय तक सारी पार्टियों का नेतृत्व जो नाराज तबका है उसको रिझाने में लगा रहता है। और कई बार अंडर करंट इस तरह का होता है कि लोग मान भी जाते हैं, क्योंकि अब किसान मुद्दे की बहुत चर्चा करना इसलिए बहुत ज्यादा सार्थक नहीं है कि अब आंदोलन वापस हो गया, ठीक है, वो एक साल किसान एक साल बैठे रहे, कष्ट में रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं माने, उनकी मांगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.